नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, बिहार की सियासत में गजब की उथल पुथल दिखाई दे रही है। एक तरफ जीतन राम मांझी 20 सीटें मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि उनकी पार्टी के लोग तो 40 चाहते हैं, लेकिन कम से कम 20 तो चाहिए ही। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल कहते हैं कि एनडीए में सीटों का बंटवारा हो चुका है। अब एनडीए में सीटों के बंटवारे की बात जब मैंने सुनी, तो जनता दल यूनाइटेड के सोर्सेज को टटोला, बीजेपी के सोर्सेज को टटोला, तो दोनों तरफ से जो बातें सामने आई वो ये है कि जनता दल यूनाइटेड का कहना है कि 122 से नीचे तो सवाल ही नहीं है, हमारी पार्टी आधे में और आधे में बाकी सब लोग एडजस्ट हो। हालांकि आज दिलीप जायसवाल की बात से भी इसकी पुष्टि होती हुई दिखी, जब उन्होंने कह दिया जय नीतीश तय नीतीश। लेकिन क्या उनके मंत्रालय में और भाजपा कोटे के मंत्रालयों में जय नीतीश और तय नीतीश ज्यादा चल रहा है? यूं कहे कि पूरी तरह से चल रहा है और मंत्री लोगों की कुछ नहीं चल रही है। सियासत किस दिशा में जा रही है? राहुल गांधी के पोस्टर हटा दिए गए। कहा गया कि नगर निगम की अनुमति के बिना कुछ स्थानों पर पोस्टर लगा दिए गए थे। तो कौन सा खेल चल रहा है? इस खेल पर चर्चा के लिए हम सीधे चलते हैं जाने माने पत्रकार और वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक ऋषि मिश्रा जी के पास। ऋषि जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। आज एकदम नमस्कार। राहुल गांधी टी शर्ट से सीधे आ गए कुर्ते पर, कांग्रेस मुख्यालय में दिखे कुर्ते पर। और ऋषि मिश्रा जी 2 दिन से लगातार कोर्ट में आ गए। खैर, ऋषि मिश्रा जी ये बताइए, बिहार भाजपा कहां पहुंच गई? राहुल गांधी टी शर्ट से कुर्ते पर आ गए, आप पहुंच गए सदरी से कोर्ट पर, लेकिन बिहार में भाजपा कहां पहुंच गई? सीटों का बंटवारा हो चुका है, वो कह रहे हैं दिलीप जायसवाल साहब। वहीं मांझी जी की डिमांड 20 से कम की नहीं है। क्या है मामला? देखिए, एक अंडरस्टैंडिंग तो जरूर बन गई है। सब कुछ तय नहीं हुआ है, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग बन गई है। कौन कितनों सीटों पर लड़ेगा, कौन कहां से लड़ेगा, तमाम चीजों पे अभी बातचीत हो रही है। पूर्ण रूप से तय नहीं हो गया, लेकिन जिस प्रकार से जीतन राम मांझी ने अपना डिमांड रख दिया है, दूसरी तरफ दिलीप जायसवाल कह रहे हैं कि सीटों पे करीब करीब बातचीत हो गई है, तय हो गया है कौन कितनों पे लड़ेगा। ऐसी स्थिति में मुझे लग रहा है कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। खासकर यदि जीतन मांझी को लेकर कहे, खासकर उपेंद्र कुशवाहा को लेकर कहे, और इन दोनों से भी अधिक महत्वपूर्ण है चिराग पासवान। चिराग पासवान को लेकर क्या निर्णय हुआ? क्या चिराग पासवान 20 से 25 सीटों पे मान जाएंगे? क्या वो संख्या 30 है, वह क्या संख्या 20 के नीचे है? क्योंकि जेडीयू कभी नहीं चाहेगी कि 20 से अधिक सीटों पे चिराग पासवान लड़े। और आपने देखा ही कि जिस प्रकार से जीतन राम मांझी ने 15 से 16 सीटों पे दावा एक तरह से ठोक दिया है, और जो हमारे सोर्स कह रहे हैं कि बीजेपी को ही जीतन राम मांझी को अपने खाते से एडजस्ट करना है। तो मुझे लगता है कि 5 से 6 सीटें ऑफर किया गया जीतन राम मांझी को। अब देखिए क्या होता है। जीतन राम मांझी क्या 5 से 6 सीटों पे लड़ने को तैयार होते हैं या नहीं होते हैं। लेकिन मुझे एक राजनीतिक वजूद और हैसियत के हिसाब से मुझे नहीं लगता है कि यदि उनको 10-15 सीटें दे दी जाए तो उसका फायदा गठबंधन को होगा। क्या जीतन राम मांझी गया के बाहर अपने समाज का वोट दिलाने में सक्षम है? इन चीजों को देखना होता है। और दूसरी बात यह है कि देखिए, एनडीए में 2 बड़े घटक हैं, जेडीयू और बीजेपी, और दोनों में कम से कम ये साइकोलॉजिकल वार तो है ही। ये आप भी मानेंगे और हमारे सामान्य दर्शक है वो भी इस बात से सहमत होंगे कि कौन कितने सीटों पर लड़ेगा। और बीजेपी इस लड़ाई में अपने आप को यह दिखाना चाहती है कि कम से कम हम जेडीयू के आसपास की संख्या पर ही चुनाव लड़े। दूसरी तरफ जेडीयू का ये दावा है कि 122 सीटों पे उनका दावा है, और मेरा ये मानना है कि 122 सीटों पे दावा जरूर है, लेकिन 115, 116, 117 सीटों पे जेडीयू मान जाएगी। क्या 115 सीटों पे मानती है तो क्या 115 सीटों पे जो चुनाव कैंडिडेट लड़ेंगे वह सिंबल तीर का होगा, या नीतीश कुमार अपने कोटे से किसी छोटे घटक को एडजस्ट करेंगे? ये देखने वाली बात होगी। जी जी, एक बात बिहार एनडीए के अंदरूनी सूत्रों से यह पता चली है कि भाजपा और जदयू के बीच 28 से 30 सीटों के अंतर की बात है, क्योंकि दिल्ली का जो राजनीतिक गणित है, अमित शाह की लॉबी चाहती है कि बिहार में भाजपा जदयू के बीच 5 सीटों से ज्यादा का अंतर ना हो, यानी जदयू यदि बड़ा भाई बने तो 5 सीटों से। लेकिन कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी ने हस्तक्षेप किया है, और उस हस्तक्षेप के बाद जो चीजें सामने आ रही है वो ये है
कि 122 सीटें जेडीयू को और जो 131 सीटें बचती है उनमें 91 सीटें भारतीय जनता पार्टी और 30 सीटों में 121 सीटों में से बची हुई 30 सीटों में तमाम क्षेत्रीय दल जो है, जो छोटे छोटे दल है, उनको एडजस्ट किया जाए। नीतीश कुमार से यह आश्वासन लिया गया है कि अगर मुकेश सहनी आते हैं तो आप अपने कोटे से उन्हें 5-6 सीटें दे सकते हैं। ये बातें सामने आ रही है। ऋषि जी, क्या लगता है, नरेंद्र मोदी के लिए सत्ता बचाना, दिल्ली का नंबर गेम दुरुस्त करना प्राथमिकता है, या अमित शाह के लिए जो प्राथमिकता है बिहार में भारतीय जनता पार्टी को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनाना? इन प्राथमिकताओं के बीच किसकी बात अंत में मानी जाएगी? ये बात मैं इसलिए भी पूछ रहा हूं कि 22 सीटों वाले भारतीय जनता पार्टी जो लोकसभा में बिहार से 22 सीटें जीती थी, उनको 2 सीटों वाली नीतीश कुमार की पार्टी ने तब बार्गेन कर लिया था जब भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में 282 सीटें यानी अकेले बहुमत हासिल था। आज तो बहुमत से 32 कम है, तो किसकी चलेगी, मोदी की या शाह की? देखिए, इन चीजों में बीजेपी बैलेंस बनाना चाहेगी। बीजेपी ये भी नहीं चाहेगी कि नीतीश कुमार किसी बात को लेकर नाराज हो जाए, चाहे वो सीटों को लेकर हो, क्योंकि नीतीश कुमार के बलबूते केंद्र की सरकार है और नीतीश कुमार की दरकार बिहार में भी है। बिना नीतीश कुमार बीजेपी की नैया पार नहीं होने वाली है। दूसरी तरफ बीजेपी की चिंता ये है कि हम इस उदारता में नीतीश कुमार को इतनी संख्या न दे दे कि विधानसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार जो चाहे वो करे। हालांकि नीतीश कुमार आज भी वही कर रहे हैं जो चाह रहे हैं, कैबिनेट में या तमाम चीजों में उन्हीं का चलता है। नहीं, उस सवाल पर हम आएंगे अभी, उस सवाल पर हम आएंगे। महत्वपूर्ण सवाल, मैं एक संकेत में बता रहा हूं आपको कि नीतीश कुमार ऐसे ही डोमिनेट करते हैं, चाहे वो मतलब एनडीए का मामला हो, चाहे वो आप 2005 से देख लीजिए ना, 2005 से अब तक का देख लीजिए। गठबंधन में यदि एनडीए में नीतीश कुमार रहे हैं तो डोमिनेट नीतीश कुमार ही किए। तो दूसरी तरफ भाजपा की चिंता ये है कि यदि भाजपा 100 से कम सीटों पे चुनाव लड़ती है तो उनके कैडर में क्या मैसेज आएगा। और मैं आज भी दावे के साथ कह रहा हूं कि भाजपा 100 से कम सीटों पे चुनाव नहीं लड़ेगी। वो संख्या 105 होगी, वो संख्या 110 होगी, क्या होगी ये नहीं कह सकते हैं। लेकिन जो आप 91 सीटों की बात कर रहे हैं वो संख्या नहीं होने जा रही है। भाजपा कम से कम 100 सीटों पे लड़ेगी। ये एक एडजस्टमेंट हो सकता है कि जेडीयू 115 पे लड़े, भाजपा 100, 102, 103 पे लड़े। अब बाकी में एलजेपी और इन लोगों को एडजस्ट किया जा सके। सवाल ये उठता है कि जिनके पास 5 सांसद हैं यानी लोक जनशक्ति पार्टी के पास, क्या वो 15 से 20 सीटों पे चुनाव लड़ने के लिए तैयार होंगे? क्या जीतनराम मांझी 5 से 6 सीटों पे चुनाव लड़ने के लिए तैयार होंगे? उपेंद्र कुशवाहा का क्या फॉर्मूला होता है? चर्चा मुकेश सहनी को लेकर भी है, चर्चा पशुपति पारस को लेकर भी है। कल भी मैंने कहा कि पशुपति पारस को 4-5 सीटों का ऑफर दिया गया था, जिसके लिए पशुपति पारस तैयार नहीं है। और व्यक्तिगत रूप से मुझसे पूछिएगा, चाहे जीतनराम मांझी हो, पशुपति पारस हो, इनकी हैसियत 4-5 सीटों से अधिक की नहीं है। आप बता दीजिए ना, इनके पास उम्मीदवार कहाँ है? यदि इनको 12-13 सीट दे भी दिया जाए तो इनको उम्मीदवार कहाँ है? जैसे कांग्रेस को 70 सीटें पिछली बार 2020 में राजद ने दे दी थी, 70 सीटों पे इनको उम्मीदवार ढूंढने में परेशानी का पल आने लगे थे। आपको मान लीजिए सीटें दे दिया जाए, लेकिन आपके पास प्लेयर कहाँ है, मजबूत प्लेयर कहाँ है, ये देखने वाली बात है। मेन की प्लेयर एनडीए में जेडीयू और बीजेपी है और मुझे लगता है कि अंडरस्टैंडिंग बन गई है। बाकी लोगों को कैसे एडजस्ट करते हैं ये देखने वाली बात है। जी ऋषि जी, बिहार बीजेपी के एक नेता से आज मेरी बात हो रही थी, आज शाम की बात मैं आपको बता रहा हूं। उन्होंने बड़े पते की बात कही और ध्यान से सुनिएगा उसे। उन्होंने कहा कि बिहार में जो हालात बने हुए हैं, अगर नीतीश कुमार 115 से ऊपर लड़े तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि जनता दल यूनाइटेड 90-95 सीटों को भी पार कर जाए, हो सकता है 100 को भी छू ले विधानसभा में, क्योंकि बिना चिराग मॉडल के जेडीयू को रोका नहीं जा सकता, उनका मानना है। और उनकी चिंता ये नहीं है, जिन नेताजी की बात मैं कर रहा हूं उनका नाम मैं नहीं लूंगा, उनकी चिंता ये नहीं है कि जेडीयू 90-95 पार कर जाएगी तो नीतीश कुमार को कंट्रोल करना मुश्किल होगा। वो तो कह रहे थे कि 43 पे भी वो कहां कंट्रोल हो रहे हैं, सारी उन्हीं की मर्जी चल रही है। उन्होंने मुझे बताया कि उसके बाद बीजेपी के हाथ के तोते उड़ सकते हैं। और बीजेपी के हाथ के तोते क्यों उड़ सकते हैं, 2 पॉइंट में उन्होंने मुझे समझाया।
या समझाने की कोशिश की कर सकते हैं। उनका अपना लॉजिक था जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। उनका लॉजिक ये था कि बिहार के अल्पसंख्यकों के बीच में ये धारणा बनती जा रही है कि नीतीश कुमार को डिच करके बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनना चाहती है। कुछ लोगों की नजर में प्रशांत किशोर की पार्टी भी बी टीम है। तो माइनॉरिटी के बीच ये स्थिति बन रही है कि जेडीयू वाली सीटों पर जेडीयू को सपोर्ट कर दिया जाए ताकि बीजेपी का गेम प्लान विफल हो जाए, क्योंकि उनके बीच ये धारणा बन रही है, ऐसा कहा जा रहा है कि भाई जब सरकार बनने से एनडीए की रोक ही नहीं सकते तो भाजपा के गेम प्लान को तो विफल कर ही सकते हैं अपने वोट से। एक बात ये। दूसरी बात जो बीजेपी के अंदर चिंता है कि अगर नीतीश कुमार 90-95 पार कर गए या 100 को छू लिया, तब तो अगर आरजेडी पर भी सीबीआई ईडी की ताकत अगर ज्यादा लगाई जाएगी कि भाई नीतीश कुमार के साथ नहीं जाना है, तब भी नीतीश कुमार कांग्रेस और लेफ्ट के साथ 122 को पार करने की स्थिति में होंगे। तब तो किसी बार्गेनिंग का कोई असर नहीं होगा। इस दोनों बातों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के अंदर चिंता ज्यादा है। आपका क्या कहना है? देखिए, मैंने शुरू में ही कहा बीजेपी द्वंद्व की स्थिति में है। नीतीश कुमार को रखना भी है, अपने पार्टी के अस्तित्व को भी बचा के रखना है, ताकि भविष्य में ऐसा कोई गेम हो, ऐसा कोई खेल हो, उस खेल को कंट्रोल किया जाए। बीजेपी का हमेशा से नीति रहा है, चाहे वो राज्य का चुनाव हो या केंद्र का चुनाव हो, ऐसी स्थिति ना हो जो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। तो ये रसाकसी है। और अमित शाह ने जो कॉन्क्लेव में जो बयान दिया था, मैंने शुरू में ही कहा, ये जानबूझ कर दिया गया बयान है। और अमित शाह कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, पार्टी के नंबर 2 के नेता हैं। और जो बोलते हैं दमखम के साथ बोलते हैं, सोच समझ के बोलते हैं, स्लिप ऑफ टंग नहीं होता है। आपको याद होगा ना वो इंटरव्यू किशोर आजवानी वाला, जिसमें उन्होंने कहा था मोदी जी को ये जो 15 करोड़ ये तमाम ये जुमला है, दमखम के साथ बोला था कि जुमला है। हाँ, 15 लाख। तो अमित शाह ने ये बयान दिया जेडीयू को प्रेशर में लाने के लिए, लेकिन नीतीश कुमार तो अपने उस्ताद हैं। उन्होंने तुरंत 2 दिनों के लिए 3 दिनों के लिए बीमार हो गए। तमाम जो बैठकें थी या तमाम जो सरकारी कार्यक्रम थे सब निरस्त कर दिया। 2 दिन में वो फिर स्वस्थ भी हो गए। फिर वो पश्चिमी चंपारण में आप वाल्मीकि नगर चले भी गए, अकेले मनमोहन सिंह के यहाँ भी चले गए, संजय झा को भी नहीं लिए, ललन सिंह को भी नहीं लिए। तमाम जो संकेत देना था दे दिए। और अब दिलीप जायसवाल कहते हैं तय नीतीश, जय नीतीश, तय नीतीश। अब देखिए सुर बदल गए ना, अब कह रहे हैं कि जय नीतीश, तय नीतीश। अब आपको मैं अब एक बताता हूँ, नीतीश कुमार की कोटरी के एक नेता से मेरी अभी थोड़ी देर पहले आपके साथ लाइव होने के पहले मैंने बात की। देर रात्रि मैंने उनको कॉल किया, अभी तो जवाब तो नहीं आया, थोड़ी देर बाद कॉल बैक आया। तो उन्होंने एक बड़े पते की बात की। मैंने ये नहीं कहा कि मेरी किसी भाजपा नेता से बात हुई है। उन्होंने कहा, मैंने कहा कि जेडीयू के लिए आदर्श स्थिति क्या है, अगर एक लाइन में डिफाइन करना हो तो आप क्या कहेंगे? उन्होंने कहा कि अगले विधानसभा चुनाव के बाद ऐसी परिस्थिति बन जाए जिसमें बिना राजद और बिना भाजपा के, जो 2010 में स्थिति बनी थी ना, कि बिना राजद और बिना भाजपा के भी नीतीश कुमार कांग्रेस और निर्दलियों के समर्थन से 122 के आंकड़े को स्मूथली पार कर सकते थे, या लेफ्ट के समर्थन से। तो नीतीश कुमार के लिए आदर्श स्थिति उन्होंने जो मुझे डिफाइन करके बताया कि अगर जनता दल यूनाइटेड 95-100 को छू लेती है और अगर कांग्रेस लेफ्ट भी इंडिया अलायंस से 30-35 सीटें जीत करके आ जाती है, तो 1 मिनट की देरी नीतीश कुमार नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें करप्शन और कम्युनलिज्म, भ्रष्टाचार और सांप्रदायिकता, जो उनका है ना 2 जुमला, कि इधर होते हैं तो भ्रष्टाचार, उधर होते हैं तो सांप्रदायिकता मुद्दा होता है। तो इन दोनों से छुटकारा पाने का जो उन्हें मौका है, अगर ऐसा मौका फिर से मिला तो 1 मिनट की भी देरी नीतीश कुमार नहीं करेंगे, दोनों को टाटा बाय बाय कर देंगे। क्या आपको लगता है कि बिहार में जिस तरह के हालात दिख रहे हैं, राजद का कॉन्फिडेंस हिला हुआ है, लालू यादव के बयान स्वीकार रोकती है कि नीतीश कुमार को आ जाना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी का कॉन्फिडेंस हिला हुआ है कि नीतीश कुमार के बिना काम नहीं चलना है। तो इस परिस्थिति में अगर वाकई बिहार की जनता ने ऐसा जनादेश दे दिया जिसमें चुनाव के बाद भाजपा और राजद दोनों की जरूरत नीतीश कुमार को न रहे, तो क्या आपको लगता है नीतीश कुमार वाकई 1 मिनट भी देरी नहीं करेंगे छोड़ने में? नहीं, देखिए, लेकिन उसके उलट कई सवाल भी हैं। ठीक है, आप सरकार बना लीजिएगा, फिर वो सोशल ब्लॉक, देखिए आज ये तो मानना पड़ेगा ना अभिषेक जी कि बिहार में 3 ब्लॉक सोशल ब्लॉक्स हैं, आरजेडी, जेडीयू और। अरे तो सोशल ब्लॉक की जरूरत 5 साल बाद पड़ेगी ना, तो 5 साल में कितना पानी बह जाएगा?
अब 5 मैं वही मैं जो एक जो देखिए विश्लेषण में तमाम पॉजिटिव और नेगेटिव चीजों को भी मतलब रखना चाहिए ना, मतलब इसके जो नेगेटिव एस्पेक्ट है, नीतीश कुमार उस उम्र के पड़ाव में है, इस बात को भी तो आपको समझना होगा। नीतीश कुमार पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं है, पूर्ण रूप से मानसिक रूप से स्वस्थ जरूर है, लेकिन पूर्ण रूप से शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है नीतीश कुमार। तो पार्टी में नंबर 2 के ऐसे कोई, हाँ, पार्टी में नंबर 2 के क्या ऐसे विश्वास पात्र नेता हैं जो नीतीश कुमार के आइडियोलॉजी को, नीतीश कुमार के सोच को आगे बढ़ा सके? ऐसा कोई नेता है जो दुकानदारी को तरजीह न दे, वफादारी को तरजीह दे? इन चीजों को भी देखना होगा। और मैं आपके बात से इसके सकारात्मक पहलू ये बताऊं कि कांग्रेस, लेफ्ट और जेडीयू मिलकर यदि सत्तासीन होती है चुनाव के बाद, ऐसा कोई सिचुएशन बनता है, तो एक बड़ा ब्लॉक राजद का टूट के, जो एमवाई में एम जो है वो टूट के इधर आ सकती है जेडीयू के साथ। तो ये हाँ, अब यादवों का वोट नहीं टूटता है, लेकिन गैर यादव, ओबीसी, अति पिछड़ा, ईबीसी और महादलित का वोट तो पूरा टूट जाएगा। लेकिन लीडरशिप क्या आगे का जो लीडरशिप देने के लिए नीतीश कुमार शारीरिक रूप से सक्षम है? क्या नवीन पटनायक वाली स्थिति नीतीश कुमार की है? तो नवीन पटनायक वाली स्थिति नहीं है, लेकिन मतलब अस्वस्थ तो जरूर है जी। तो इन चीजों का भी ध्यान रखना होगा। और नीतीश कुमार नो डाउट हिंदुस्तान की राजनीति में यदि 4-5 लोगों का नाम यदि आप सक्सेसफुल नेता के रूप में लेते हैं, उसमें वो नीतीश कुमार भी है। और नीतीश कुमार ने कुछ जगहों पे धैर्य नहीं रखा, नहीं तो देश के आज प्रधानमंत्री होते। अच्छा, तो ये बताइए, प्रशासन ने मेयर के आदेश से जो राहुल गांधी का पोस्टर पटना में फाड़ा गया है, आज हटाया गया है जगह जगह चौक चौराहों से, कि बिना परमिशन के लगा है, बिना अनुमति के, क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को हीरो बनाने के इरादे से तो नहीं किया गया? देखिए, हर चीज में राजनीति नहीं ढूंढना चाहिए। हो सकता है आप जो कह रहे हैं सही हो सकता है कि वो नियम के विरुद्ध हो रहा हो, नगर निगम ने जहां निर्धारित किया हो, कर रखा हो, उस नियम को फॉलो नहीं किया गया हो सकता है कि राहुल गांधी को हीरो बनाने का भी एक मतलब, क्योंकि जब ये पोस्टर हटाए जाएंगे तो कांग्रेस प्रोटेस्ट भी करेगी, विरोध भी करेगी, सड़क पर उतरेगी कि भाई हमारे जो सबसे बड़े नेता हैं वो बिहार आ रहे हैं बहुत दिनों के बाद, बहुत सालों के बाद, और हमने पोस्टर लगाया है और आपने पोस्टर हटा दिया है, या सरकार की साजिश है, सरकारी। तो इन तमाम चीजों का तो प्रोटेस्ट होता ही है, तो उसका फायदा होता भी है। तो पर्दे के पीछे का क्या खेल है, ये भी हो सकता है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ जी। एक आखिरी सवाल पर आते हैं। बहुत चर्चा है कि बिहार में भाजपा कोटे के मंत्री सिर्फ बंगलों में रहने के लिए मंत्री हैं। जो सरकारी बंगले हैं बड़े बड़े पटना में, दिल्ली में जैसे लुटियंस दिल्ली के बंगले हैं ना, लगता है कि एकदम आधुनिक राजे महाराजे, उसी तरह पटना में भी आधुनिक राजे महाराजे की तरह बंगले हैं। 2-2, 3-3 एकड़ का बंगला है पटना में मंत्रियों का। एक विधायक को, फर्स्ट टाइमर एमएलए को बंगला दिया गया है मंत्री का, आप देख सकते हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि जो बीजेपी कोटे के मंत्री हैं, जेडीयू वाले तो अपनी कुछ चला भी लेते हैं, लेकिन जो बीजेपी कोटे के मंत्री हैं, अधिकारी उनके डिपार्टमेंट के उनका फोन तक उठाना मुनासिब नहीं समझते, ये बात कही जा रही है। और तब भी सिर्फ जनता का कोई काम वो कर नहीं पाते, जनता के बीच में मुगालते की स्थिति है कि मंत्री जी हैं उनको कहे नहीं हुआ। अब बेचारे मंत्री जी की क्या स्थिति है आप जान ही रहे हैं। जो मंत्रियों की स्थिति मोदी जी ने बना रखी है, वो स्थिति भाजपा कोटे के मंत्रियों की नीतीश कुमार ने बना रखी है, ऐसा कहा जा रहा है। तब भी भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या दिल्ली की सियासी मजबूरियों की वजह से नीतीश कुमार के साथ? क्या कारण है? जय नीतीश तय नीतीश जो कह रहे हैं, उनका भी नहीं चल रहा है, ये भी कहा जा रहा है। आप देखिए, सुर तो बदल दिए ना, जय नीतीश तय नीतीश। ये दिलीप जायसवाल क्या बोल रहे थे मतलब एक दो हफ्ता पहले, जब अमित शाह का बयान आया था, ये नीतीश कुमार पे निर्णय हमारे सीनियर नेता करेंगे। तो है ही, देखिए मैंने शुरू में कहा 2005 से लेकर अब तक देखिए, चाहे गठबंधन हो या सरकार हो, डोमिनेट नीतीश कुमार ही करते हैं। आप बता दीजिए ना, बीजेपी कोटे से 1-2 मंत्री को छोड़कर, वो भी मंत्री का इतना हैसियत है कि अपने विभाग के एसीएस को डायरेक्ट फोन कर दें और कहें कि मेरा निर्णय है, उसको आपको पालन करना है। आपको याद है ना कि रामसूरत राय भूमि सुधार राजस्व मंत्री थे और तमाम सीओ का उन्होंने ट्रांसफर कर दिया था, और ट्रांसफर की
सूची जारी हो गई थी, उसके बाद कैसे नीतीश कुमार ने कुछ डिसीजन पे ब्रेक लगा दिया था। आपको याद होगा ना कि मंगल पांडे के अंडर जो स्वास्थ्य विभाग आता है, और स्वास्थ्य विभाग में कई ऐसे निर्णय लिए जिसको नीतीश कुमार ने रोल आउट कर दिया। आपको याद होगा ना, कई ऐसे, आप बता दीजिए कौन सा ऐसा मंत्री है वो हैसियत रखता है देखिए ना, कैबिनेट में। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर को पंगु बना दिया था के पाठक को बिठा करके। नीतीश कुमार के बाद लगता था कि पूरे बिहार में एक ही आदमी राज कर रहा है, के पाठक। अरे आप भाई साहब ये देख लीजिए ना, मंगल पांडे कितने बड़े नेता हैं, कई राज्यों के सह प्रभारी है, हिमाचल के प्रभारी अभी भी है, मुझे लगता है प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, पार्टी हाईकमान के बहुत करीबी हैं, है ना मंगल पांडे। और मंगल पांडे को शांत करने के लिए प्रत्यामृत को लगा रखा है ना नीतीश कुमार ने। आप बता दीजिए ना, बीजेपी के किस कोटे के मंत्री का नाम बताइए, मैं बता देता हूं कि वहां कितने महत्वपूर्ण और नीतीश कुमार के जो करीबी आईएएस है उनको वहां पे एसीएस के रूप में लगा दिया गया है। आपने बिल्कुल सही कहा, चंद्रशेखर के टाइम में के पाठक को सिर्फ इसलिए लाया गया था कि चंद्रशेखर जो उजुल बुजुल बयान दे रहे थे उनको ठंडा करने के लिए लाया गया था। और एक नेता ने उस समय बयान भी दिया था कि ऐसे अधिकारियों को सिर्फ इसलिए लाया जाता है ताकि उस संबंधित मंत्री को ठंडा किया जाए। ठंडा कर भी दिया गया। चाहे सुनील सिंह का ही बयान था, बिस्कुट मान वाले सुनील सिंह का जी। तो ये कहने की बात नहीं है, मुख्यमंत्री इतना डोमिनेट करते हैं, जो चाहेंगे वो डिसीजन होगा। सवाल ये उठता है कि यदि भूमि सुधार राजस्व मंत्री ने सीओ को लेकर यदि कोई निर्णय ले लिया, ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर किसी निर्णय ले लिया, तो आप रोल आउट करने वाले कौन होते हैं? अरे आपको किसी बात को लेकर आपत्ति था, मंत्री को बुलाते, बात करते। यदि 1 2 4 5 मतलब ये जो ट्रांसफर पोस्टिंग हुआ था उसमें यदि गलतियां थी तो उसको आप बैक करते, पूरी सूची को आपने बैक कर दिया। जी। आज देखिए बिहार में संजय अग्रवाल, आप देख लीजिए ना, परिवहन विभाग में संजय अग्रवाल का कितना रुतबा है, आप देख लीजिए प्रत्यामृत का क्या रुतबा है जी। तमाम ऐसे आप आईएएस देख लीजिए जो नीतीश कुमार के करीबी हैं, उनका आप छोड़ दीजिए ना, आपके तो कई विधायक मित्र हैं, आप कहिए उनको कि हमको एसीएस और दीपक कुमार को फोन करना है, हिम्मत है वो फोन कर लेंगे, मैं मान जाऊंगा। हिम्मत है। मैं तो ऐसे ऐसे सांसदों को देखा हूं जो डीएम के सामने में हाथ जोड़ते हुए नजर आते हैं, एसपी के सामने में हाथ जोड़ते हुए नजर आते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, कई हमारे मित्र हैं, कई परिचित है हमारे, देखते हैं क्योंकि आपका व्यूअरशिप बहुत अधिक है, देखेंगे तो कहेंगे ऋषि जी हमारे पोल पोटी खोल रहे हैं। नहीं नाम मत लीजिए, लेकिन हकीकत है। जबकि प्रोटोकॉल में राज्यसभा सांसद, लोकसभा सांसद, चीफ सेक्रेटरी से भी उनका बड़ा ओहदा होता है। जी। कितने विधायक की हैसियत है कि चीफ सेक्रेटरी को फोन कर देंगे? सांसद की हैसियत बहुत बड़ी होती है। हालांकि अमृतलाल मीना सौम्य नेचर के हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि कितने विधायकों की हैसियत है कि चीफ सेक्रेटरी को फोन कर देंगे, डीजीपी को फोन कर देंगे। हालांकि अभी विनय कुमार जैसे तेज तरार आईएएस अधिकारी बिहार के डीजीपी हैं, लेकिन भट्टी साहब को हाँ आईपीएस भट्टी साहब को कितने विधायकों की हैसियत थी कि भट्टी साहब को डायरेक्ट फोन कर देते कि हमारे एरिया में क्राइम हुआ है और एसपी कुछ नहीं कर रहा है, आप थोड़ा देखिए। है हिम्मत? आप बता दीजिए आपके नजर में कोई ऐसा विधायक हो तो। नहीं देखिए, सवाल ये है कि अधिकारियों के साथ भी होता है ऋषि जी, अधिकारियों के साथ भी होता है कि वो उनके पास एक एक विधायक का समझिए कि पूरा कच्चा चिट्ठा होता है, वो डरते। आज भी मैं आपको कह रहा हूं, महबूब आलम माले के विधायक है, विरोध में है, अगर महबूब आलम डीजीपी या चीफ सेक्रेटरी को फोन करें तो इज्जत के साथ बात करेंगे, क्योंकि उनकी छवि वैसी है। इस तरह के लोग कम है बिहार विधानसभा में। भाई बेदाग छवि वाले को टिकट देते क्यों हो? बेदाग छवि वाले को टिकट देते क्यों हो? गली के गुंडों को आप पार्लियामेंट विधानसभा भेजते क्यों हो? नहीं, बेदाग छवि वाले को तो दिया जाना चाहिए, दागी छवि वाले को नहीं। मैंने कल एक राष्ट्रीय चैनल पे पूछा कि भाजपा ने जिसको उपचुनाव में विधानसभा भेजा है, जिस बाहुबली नेता के पुत्र को, वो कौन से गांधीवादी विचारधारा के मानने वाले लोग हैं? बताइए आप हमें। आप तो कहते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है हम, तो आपको उम्मीदवार नहीं मिला। आज ही तरारी के नवनिर्वाचित विधायक का एक ट्वीट है, चलिए उनका एक वीडियो है। आखिरी सवाल पर हम आपसे संक्षेप में जवाब ले लेंगे। तरारी के नवनिर्वाचित विधायक का एक वो है
वीडियो आया है और उस वीडियो को कन्हैया भेलारी जी ने ट्वीट किया है। वो कह रहे हैं कि काम नहीं करने वाले दिखा अफसरों को दीजिए, उठाकर फेंक देंगे। दिखा दीजिए वो वीडियो, कैसे वीडियो दिखा दीजिए। मैं तो हम कहूंगा दिखा देते देखिए, हैं। दिखा दीजिए वीडियो को, दिखा दीजिए। और लाइए, कैमरा पे लाइए, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, हाँ दिखाइए। और सीधा कीजिए। उठा कर फेंक देंगे यहाँ से। बताइए। काम नहीं तो करने वाले फेंकवाइए। अफसरों को उठाकर फेंक देंगे। हाँ तो फेंकवाइए तब भाई। अब ऐसे लोगों को बनाएंगे विधायक, अपने रहनुमा बनाएंगे तो ऐसे भाषा और लैंग्वेज का सामना तो करना ही पड़ेगा। चलिए, अब जैसी भी भाषा का सामना करना। अब मैं 1-2 सेकंड लूंगा। ऐसे विधायक फोन करेंगे तो एसपी भी शर्मसार हो जाते होंगे, किसको हमको माननीय करना पड़ रहा है। चलिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अंततः जनप्रतिनिधियों ने भी कहीं ना कहीं अपनी गरिमा को गिराया और पदाधिकारियों ने भी खुद को यह मान लिया कि वो जनप्रतिनिधियों से ऊपर है और सत्ता ने उसको संरक्षण भी दिया। लेकिन हकीकत यही है कि हमेशा जनप्रतिनिधि की बातें अधिकारियों को सुननी चाहिए। फाइनली बॉस इज ऑलवेज बॉस। और प्रशासन के लोगों के बॉस शासन में वैसे बैठे हुए लोग होते हैं। तो प्रशासन कभी भी शासन का बॉस नहीं हो सकता, लेकिन शासन हमेशा प्रशासन का बॉस होता है। और शासन का हिस्सा सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों होते हैं। वो जनता की नजर में होता है कि वो सत्ता पक्ष में और विपक्ष में है। पूरी विधायिका शासन का हिस्सा होती है। लेकिन बिहार में शासन का हिस्सा आप जानते हैं कि कोई भी रहे, हमेशा बदलते रहते हैं शासन के बाकी हिस्से। लेकिन शासन की ड्राइवर सीट पर जो चेहरा है वो बदलता नहीं है 20 साल से। क्या इस बार बदल जाएगा? देखिए, कुछ लोग अनशन भी तोड़ते हैं तो गंगा में डुबकी लगा के। हम लोग जैसे लोग 4 दिन फास्टिंग करके गंगा में जाए ठंडा में डुबकी लगाने तो फिट मार देगा। खाली पेट भूखे और ऊपर से ठंडा हवा, सही में ऋषि जी फिट मार देगा। लेकिन लोग हैं, मानना पड़ेगा, जीवट वाले लोग हैं जो कि गंगा में डुबकी लगा करके 12-14 दिन से भूखे रहने के बाद एकदम टनाटन बाहर एक निकल के आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी एक करते हैं। एक लाइन कह देता हूँ लास्ट में। गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते। अरे कितने डुबकी लगाएंगे आप लोग, कितना अरे मैला महाराज, करेंगे माँ गंगा को। कुंभ में देखिए ना, करोड़ों लोग पहुंच रहे हैं, करोड़ों लोग पहुंच रहे हैं। चलिए। चलिए अब देखिए क्या होता है। लेकिन बिहार की सियासत के कुंभ में अभी बहुत लोगों का डुबकी लगाना बाकी है। और इस कुंभ के लिए, सियासी कुंभ के लिए, आप देखते जाइए बिहार चुनाव के पहले अभी नीतीश कुमार के सामने और कितना दंडवत होती है भारतीय जनता पार्टी। और अभी तो जय नीतीश तय नीतीश की बात आई है। अभी तो पता चला कि पगड़ी भी खुल गई है। अभी ये भी पता चला कि विजय सिन्हा का भी टोन डाउन हो गया है। अब टोन डाउन कराने की प्रक्रिया के मास्टर बकौल प्रशांत किशोर नीतीश कुमार है। ये मैं नहीं कह रहा, ये प्रशांत किशोर ने कहा था कि पगड़ी भी खुलवाया, तेजस्वी यादव से भी प्रशंसा करवाया। सबको जो जो विरोध में बोलता है वो हालात पैदा कर देते हैं कि वो कराएं। और चिराग पासवान जो उनको जेल भेज रहे थे पिछली बार, उनसे तो नोबेल पुरस्कार और भारत रत्न तक की मांग भी करवा दी। तो सब कुछ लोगों ने देखा कि नीतीश कुमार ने सब तो करवा ही दिया। अब आगे क्या बिहार की जनता का जान छोड़ने वाले हैं नीतीश कुमार? बड़ा सवाल है। लालू यादव संसद में उन्होंने कहा था ना अटल जी के बारे में कि नेहरू जी ने कहा था कि एक बार आप प्रधानमंत्री बनेंगे जरूर। आप तो 2 बार बन गए, अब तो मुल्क का जान छोड़िए। तो क्या अब बिहार का जान छोड़ेंगे नीतीश कुमार, या बिहार के लोग नीतीश कुमार को छोड़ेंगे? यक्ष प्रश्न है। फिलहाल तो यही दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को चाहे जैसे हो हाथ पैर पकड़ के दंडवत होके, ए हुजूर ए सरकार यहीं रुके रहिए, ये करने की स्थिति में है। देखिए आगे आगे क्या होता है। जो भी होगा उसकी पल पल की अपडेट ऋषि मिश्रा जी के साथ हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।